वेलकम बैक दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग की। इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आता है। पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था, बट अब ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम जाते हैं फॉर्मेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। इसमें आपको जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थियरी इसमें जनरली नहीं आता है। आप ओपनिंग WIP से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड लिखते हैं। प्लस आपका ओपनिंग कोई मटेरियल एट साइट या प्लांट एट साइट है तो वो आपको कंसिडर करना पड़ता है। यहाँ पे आपके सारे ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। फिर जो आपने मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर आपको मिला है, डायरेक्ट वेजेस। और यहाँ पे आपने मटेरियल जो वापस भेज दिया है, जो मटेरियल आपने यहाँ से सेल कर दिया है, जो सेल किया है। फॉर एग्जाम्पल, ये मटेरियल एट साइट में 10 रुपीज है जो आपने सेल कर दिए हैं। आपने सेल किए हैं उसको 8 रुपीज में। पर ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो लॉस है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको वो बाकी जो 2 रुपए लॉस है वो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट से हटाने पड़ेंगे। तो इसीलिए आप लॉस ऑन सेल भी लिखते हैं। वहीं अगर आपने ये 11 रुपए पे सेल किया है तो जो प्रॉफिट है 1 रुपीज, वो भी आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांजैक्शन नहीं है। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट, ये सारे रिकॉर्ड करने के बाद और मटेरियल एट साइट रिकॉर्ड करने के बाद आपको मटेरियल कंजम्पशन जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस आप रिकॉर्ड करेंगे। या तो प्लांट का ओपनिंग बैलेंस जो इस ईयर प्लांट मिला है वो, और क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाएगा। या फिर आप इन तीनों को अवॉइड करके डायरेक्टली डिप्रिसिएशन लिख सकते हैं। यू विल नॉट हैव टू ब्रेक योर हेड। इन दोनों मेथड्स में से जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर तीनों फिगर्स रेडिली अवेलेबल है तो आप ये तीनों फिगर्स लिख लीजिए। अगर आपको डिप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया हुआ है तो आप डिप्रिसिएशन निकाल लीजिए। दोनों चीजें नहीं आएंगी। उसके बाद जब हम मटेरियल, लेबर और भी कुछ ओवरहेड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड कर लेते हैं, प्लांट रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब ये सारे रिकॉर्डिंग हो जाते हैं तो हमारे ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर जो है वो वो क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद हमें कॉस्ट टिल डेट मिलता है। जो एक कॉस्ट टिल डेट मिलता है उसको हम वो जो क्लोजिंग WIP है, कॉस्ट टिल डेट जो है वो C1 और C2 में डिवाइड हो जाता है। C1 आपका वर्क सर्टिफाइड का कॉस्ट हो जाता है। वर्क सर्टिफाइड क्या होता है? Work certified is that portion of the total work that you have done which is certified by the architect. तो उसमें एक प्रॉफिट एलिमेंट भी होता है। और वर्क अनसर्टिफाइड C2 होता है। अब यहाँ पे C है, यहाँ पे C1 C2 है, बचा क्या? P वुड बी माई नोशनल प्रॉफिट। ये नोशनल प्रॉफिट जाके मेरे कॉस्टिंग PNL में बैठता है। प्लीज रिमेंबर, आपका वर्क सर्टिफाइड जो है वो हमेशा कॉस्ट आएगा, और जो वर्क अनसर्टिफाइड हमेशा कॉस्ट आएगा, और जो वर्क सर्टिफाइड है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट इज वैल्यू आएगा, वैल्यू रिकॉर्ड होगा, जिसके कारण हमें नोशनल प्रॉफिट मिलता है। सो दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फॉर्मेट। इसके ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे, ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व, यू विल बी थरो विद द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब इसमें एक और पॉसिबिलिटी है। इन केस द क्वेश्चन गिव्स यू सर्टेन इन्फॉर्मेशन जिससे आप लॉस या प्रॉफिट एस्टिमेट कर सकते हैं, तो आपको प्रॉफिट और लॉस एस्टिमेट करना ही पड़ेगा। अगर आप करके आपके ये एस्टिमेशंस आ सकते हैं। अगर नोशनल प्रॉफिट है और एस्टिमेटेड भी प्रॉफिट है तो क्या आप ट्रांसफर करेंगे PNL में? नोशनल। वी आर डीलिंग विद दिस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। एंटिसिपेट ऑल प्रॉफिट्स बट एंटिसिपेट ऑल लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स। क्योंकि यहाँ एंटिसिपेट हमने प्रॉफिट किया है तो हम वो नहीं लेंगे। व्हेन यू हैव नोशनल प्रॉफिट एंड एस्टिमेटेड लॉस, तो हमने एंटिसिपेट किया है लॉस, तो हम एस्टिमेटेड जो है वो PNL में ट्रांसफर करेंगे। अगर नोशनल लॉस और एस्टिमेटेड प्रॉफिट है तो नोशनल फिगर, और अगर दोनों लॉस है तो विच एवर इज वर्स्ट विल बी ट्रांसफर टू PNL। और जो भी डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट आया एंड व्हाट वी आर ट्रांसफरिंग टू द PNL इज अ लॉस, तो जो भी डिफरेंस होगा दैट विल बी प्रोविजन फॉर लॉसेस। एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है? एस्केलेशन क्लॉज एक क्लॉज होता है कॉन्ट्रैक्ट में जो ये बोलता है कि अगर आपके कुछ प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू द रॉ मटेरियल, विद रिस्पेक्ट टू द लेबर और विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंसेस अप टू अ सर्टेन परसेंटेज, तो जो कॉन्ट्रैक्टी है वो कॉन्ट्रैक्टर को रीइंबर्स करेगा, बट ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द प्राइजेस, नॉट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द क्वांटिटी और इन द चेंज ऑफ द आवर्स। मतलब अगर आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो दो रीजन के कारण है। एक है चेंज इन द क्वांटिटी और आवर्स,
दैट इज बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग एस्टिमेशन। और दूसरा है चेंज इन द प्राइस और रेट। तो चेंज इन द प्राइस एंड रेट आपके हाथ में नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है मैं ये रीइंबर्स करूंगा पर ये रीइंबर्स नहीं करूंगा। दिस इज एस्केलेशन क्लॉज। नाउ कमिंग टू जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या अंतर होता है? जॉब्स जनरली स्मॉल होते हैं और एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इन्विटेशन कार्ड प्रिंट करने देना है तो वो आपको जनरली कितने दिन में मिल जाएगा? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो जनरली 1 साल से ऊपर चलते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आते हैं। ये जनरली आपके कंस्ट्रक्शन कंपनीज में ही डील होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट इज बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में आपको बैच का साइज निकालना होगा। सो दैट वुड बी बैच। जब हम बैच की बात कर रहे हैं आपके दो टाइप के कॉस्ट हो सकते हैं। एक हो गया आपका बैच सेटअप कॉस्ट, मतलब एवरी टाइम यू फिनिश अ बैच यू हैव टू सेट अप द मशीन अगेन। तो एवरी टाइम यू सेट अप यू हैव सम सेटअप कॉस्ट। एंड सेकेंड इज द कैरिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो आपको उसको मतलब मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, आपको उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा टिल द टाइम इट इज सोल्ड। तो उसको हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो उसके लिए हम निकालते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी विच इज सिमिलर टू ईओक्यू। तो आपका फॉर्मूला भी आप देखेंगे एनुअल डिमांड। अब यहाँ पे डिमांड हम किसका बात कर रहे हैं? फिनिश गुड्स का। मटेरियल्स चैप्टर में हम बात कर रहे थे आपके रॉ मटेरियल की, इधर हम फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं। सेटिंग अप, वहां पे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट सिमिलर टू ऑर्डर कॉस्ट, यू हैव योर बैच कॉस्ट, बैच सेटअप कॉस्ट, और ये हमारा कैरिंग कॉस्ट हो गया। एंड यू गेट द फॉर्मूला, यू अप्लाई द फॉर्मूला, द क्वेश्चंस विल बी सिमिलर टू ईओक्यू, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिया है यहाँ पे। कमिंग टू क्वेश्चन, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन दिया है विच विल टेक यू अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स। इसमें आपके 3 पोर्शंस हैं। आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टी और बैलेंस शीट। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआई पे रिकॉर्ड हो गया है, ओपनिंग मटेरियल रिकॉर्ड हो गए हैं, उसके बाद जो भी मैंने ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस किए हैं वो सारे रिकॉर्ड हो गए। एंड आई गेट द नोशनल प्रॉफिट विच आई नीड टू ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल। यहाँ पे आप देखेंगे वर्क सर्टिफाइड जो है दैट विल बी C1 प्लस P, जो प्रॉफिट है वो वहां पे आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट में आपको पिछले साल लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस था 9,40,000 का, और इन्होंने बोला हुआ है कि 80% पैसा हमको मिलता है। तो 80% ऑफ 9,40,000 7,52,000। सो आई हैव बैलेंस कैरीड फॉर, और ये मैंने क्या 7,52,000 मुझे लास्ट ईयर मिला है, तो ये मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। फिर इस साल मुझे कितना मिला? मेरा इस साल का वर्क सर्टिफाइड था 30 लाख माइनस 9,40,000 जो मेरा ओपनिंग था। तो ड्यूरिंग द ईयर मेरा वर्क सर्टिफाइड जो हुआ है दैट वुड बी 20,60,000। इस पे मुझे 80% मिलेगा, दैट वुड बी 16,48,000। और जो मेरा बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड होगा वो होगा 24 लाख, जो है मेरा पूरा जो आज तक का वर्क सर्टिफाइड है उसका 80%। ये मेरा नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। बैलेंस शीट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड लेके जो कैश रिसीव्ड है वो यहाँ पे डिडक्ट करना है। कैश रिसीव्ड, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज दी कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपको यहाँ पे माइनस करना है। ये सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट होता है, ये बैलेंस शीट आपका टैली नहीं करता है। So with this we are completing the discussion on contract costing, batch costing as well as job costing. इसमें से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं from your contract costing which would be a very easy question. Thank you. Stay tuned for the next revision.